नमस्कार, मैं सुजल दवे। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जिन जिन सरकारों ने मजबूती का दावा किया था वे सारी सरकारें बेनकाब हो गई है। हकीकत यह है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, इससे खुद सरकारों को पता नहीं चल रहा है कि करे तो क्या करे। विश्वगुरु भारत का एक राज्य ऐसा नहीं है जिसकी सरकार दावा कर सके कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। कोरोना को हराना तो बहुत दूर की बात है, कोई नियंत्रित तक नहीं कर पा रहा है। गुजरात की हालत यह है कि रोजाना 6,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और 50 से भी करीब ज्यादा मौतें हो रही है। आंकड़े सरकारी है जिस पर खुद हाईकोर्ट संदेह कर चुका है। फिलहाल गुजरात में कोरोना के 3.5 लाख मामले हैं और वो रोज बरोज बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस 31,000 के करीब है और 5,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। एक बात याद रखिए, आपको जब मैं आंकड़े दे रहा हूं ना, उस वक्त भी आंकड़े बढ़ रहे होते हैं। तो ये आंकड़े बढ़ सकते या बढ़ चुके होंगे ऐसा मानकर ही सुन लीजिए। गुजरात सरकार की माने तो अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 3.5 लाख के करीब मरीज मिले हैं। यानी 2.53% पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। क्योंकि गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ के करीब बताई जाती है, तो इस हिसाब से हमने ये प्रतिशत निकाला है। फिर भी गुजरात में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और दवाई की कमी पड़ गई है, जो बताती है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हमने कैसी बना रखी है। हमने पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य सेवा पर 52,000 से ज्यादा का खर्च किया है। फिर भी ये हाल है तो सोचिए हमने 52,000 करोड़ खर्च करके क्या पाया। गुजरात से ज्यादा मरीज रोजाना महाराष्ट्र में मिल रहे, फिर भी वहां जितनी अंधाधुंधी नहीं फैली है, उससे ज्यादा अंधाधुंधी गुजरात में फैली हुई है। याद दिला दूं, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है तो गुजरात देश का विकास मॉडल है, जिसका सीधा रास्ता दिल्ली की ओर कुछ करता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है जिस पर चर्चा न हो सके। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के केस आने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प लगने लगा, जिसके चलते उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला के लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा था, जिसका भाजपा ने विरोध किया है। ठाकरे ने कर्फ्यू में नियम कड़क बना दिए हैं। आज से यानी 14 अप्रैल से महाराष्ट्र में महाकर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। ज्यादातर दुकानें बंद रखने का सरकार ने आदेश दिया है। मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप, बागान, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद कर दिया गया है। पेट्रोल पंप, कार्गो सेवाएं, दवाई की दुकानें, परिवहन सेवा चालू रखी हुई है। रात को 8 बजे के बाद घर से किसी को भी बाहर न निकलने की सरकार ने सूचना दी है। दुकानें बंद होने पर व्यापारियों में नाराजगी है। इन व्यापारियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हम कोरोना से पहले भूखे मर जाएंगे। जगह जगह पर इस फैसले के खिलाफ व्यापारी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मुंबई के फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीरेंद्र शाह ने इस मामले में की न्यूज से बात करके अपना एक वीडियो भेजा है। वीरेंद्र शाह का वीडियो आप देख लीजिए। कल 8 बजे से लॉकडाउन जाहिर कर दिया है, संचारबंदी डाल दी है, 144 सेक्शन लगा दिया है, सारी नॉन एसेंशियल दुकानें महाराष्ट्र में बंद हो जाएगी। और सरकार ने कोरोना के लिए ये ब्रेक द चेन, उसके लिए ये पूरा एक तैयार किया है। तो व्यापारियों के पास और तो कोई चॉइस नहीं है। व्यापारियों ने जो मांगी है डिमांडे, वो डिमांडे हमारी ऐसे देखने जावे तो कोई खास डिमांड दुकानों के लिए अभी तक सरकार ने सोची नहीं लग रही है। क्योंकि हमारे दुकानों की जो डिमांड थी, हमारे जो पगार है कर्मचारियों का उसका क्या होगा, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स से उसका क्या होगा, हमारा जो नुकसान होगा है उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर सरकार को थोड़ा सा हमें बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। हालांकि अभी जो लड़ाई है वो कोरोना की है, क्योंकि कोरोना किस प्रकार से जो इस प्रकार से बढ़ रहा है, हमें सबको मिलके इसका सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे को सरकार को साथ देना ही पड़ेगा। सरकार ने दुकानें बंद की है, नॉन एसेंशियल दुकानें, इसके साथ में हमारी जो मेन डिमांड थी ई कॉमर्स का नॉन एसेंशियल भी बंद होना चाहिए, वो सरकार ने एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन हमारी दुकानें बंद रहेगी 15 दिन, हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग घर पे बैठेंगे और उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। सरकार ने 144 सेक्शन लगाया है। आज हम इसी पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में हालात ऐसे क्यों हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार धीमंत पुरोहित और मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सोनी। अब दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सतीश जी आप ही के पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा मुंबई की हालत कैसे है। और ये सवाल मैंने पहले आपको इसलिए किया है कि वहाँ के हालत से गुजरात प्रभावित ज़्यादातर होता रहता है, तो मैं मुंबई की हालत से थोड़ा वाकिफ होना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन सर्वदलीय बैठक में भाजपा ने इसका विरोध किया है
और अब महाकर्फ्यू की ओर आप चले गए हो। मैं बहुत ही इसको गंभीरता से ले रहा हूँ कि अगर इतने मामले बढ़ रहे फिर भी हम लॉकडाउन की दिशा में क्यों नहीं सोच पा रहे, खास करके महाराष्ट्र सरकार। सुजल, इसमें ऐसा है कि महाराष्ट्र में और खास करके बॉम्बे जो फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, यहाँ लॉकडाउन जैसा ही माहौल है। उद्धव ठाकरे ने, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो लगाया है आज रात को 8 बजे से जो संचार बंदी, ओनली फॉर एसेंशियल ही सब वर्क करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे या तो फिर बसेस में सिर्फ और एसेंशियल पीपल जो काम कर रहे हैं वही उन्हीं को अलाउड है, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। सो इट्स वी कैन दिस इज द लॉकडाउन ओनली। महाराष्ट्र और मुंबई में भी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी इतनी है, आपको मैं बता दूं कि ये 2 दिनों में यहाँ पर 15 से 20 मरीज ऑक्सीजन ना होने की वजह से हॉस्पिटल में ही दम तोड़ चुके हैं। नाला सोपारा की 2 हॉस्पिटल थी, उसमें एक ही दिन में 10 मरीज ने दम छोड़ा। नागपुर जो हमारे भी जो सेकंड कैपिटल बोला जाता है, वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो है, वहां पर भी 4 मरीजों ने ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ऑन वेंटिलेटर पे थे तभी दम तोड़ा है। जिसकी वजह से यानी आज बॉम्बे में भी वही परिस्थिति है जो गुजरात में है। इतने ही नहीं, जब कल उद्धव ठाकरे जी लाइव पे थे तभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी एक विनती की है, ऑक्सीजन यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं जैसे। हालांकि जो भी अभी पुरवठा हो रहा है या जो प्रोडक्शन हो रहा है 1200 मेट्रिक टन, इट इज ओनली रिजर्व फॉर द हॉस्पिटल ओनली। फिर भी 800 टू 900 मेट्रिक टन ही मिल पाता है। और बाकी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कहीं और से बंदोबस्त करते हैं। सो मिनिमम पश्चिम बंगाल जो है हमारे 1300 किलोमीटर के बाद में है, वहां से यहाँ आते आते 1 हफ्ता चला जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से विनती की है कि हमें आर्मी और लश्कर की मदद से एयरलिफ्ट करा के अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिल सके तो यह जो परिस्थिति है उसमें कुछ हम लोग वो मदद कर सके, पेशेंट को खास करके। रही कोरोना की बात, महाराष्ट्र में कल 62,218 पेशेंट आए हैं, आज उससे भी 5,000 बढ़ गए हैं। हालांकि बॉम्बे में जो अभी वीकेंड का लॉकडाउन 2 दिन किया था, उसकी वजह से जो फिगर 10,000 11,000 पहुंच गया था, वो आज कम होकर 7,512 पे आ गया है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन सामने जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बोलते थे हम, अच्छा जो कृत्रिम की गई है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अवेलेबिलिटी है। आप देखो बॉम्बे, महाराष्ट्र में या आपके गुजरात में डेली कहीं ना कहीं रेड गिर रही है और वहां से रेमडेसिविर मिलती है। मेरे सहयोगी दीमन भाई भी इस बात से सहयोग मंजूरी देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ड्रग्स कंट्रोल से अगर वो चाहे तो रेमडेसिविर इंजेक्शन पे अभी भी कर सकते हैं। बॉम्बे में बीजेपी की जो अपोजिशन सरकार है, दमन जाके उन्होंने कुछ बंदोबस्त किया है जो डेली 10 to 20,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं। वहां से 50,000 आने की उम्मीद है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उम्मीद है, स्टिल सप्लाई नहीं हुआ है। तो बॉम्बे में भी वही हालत है। बेड जो है सभी बॉम्बे में या तो महाराष्ट्र में बेड अवेलेबल नहीं है। बीच में भी जब हमारी डिबेट हुई थी तभी भी कहा था वीवीआईपी पर्सन्स के लिए हर हॉस्पिटल में 15 to 25% बेड रिजर्व किए जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं हॉस्पिटल वाले कि हमें फोन आता है तो हमें इमरजेंसी में उनको देना पड़ता है। और जो जैसे कि आप लोग दिखा रहे हैं कंटिन्यूस न्यूज में या वो है, यहाँ पर भी वही परिस्थिति है। एम्बुलेंस लेके एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल। अभी तो बॉम्बे पर यानी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो काली पीली टैक्सी में पेशेंट जा रहे हैं। ऐसे ही कल मलाड और गांधीवाली में 2 पेशेंट ने दम तोड़ दिया क्योंकि एक भी हॉस्पिटल में उनको परमिशन एडमिशन नहीं मिला। ठीक। ये मुंबई का हाल है धीमन जी। अब एक पत्रकार के दृष्टिकोण से गुजरात में जिस तरह से महामारी फैली है, गुजरात कितना प्रभावित आप देख रहे हैं? जल कोरोना जैसी महामारी में ये आम बात है कि कई पेशेंट वेंटिलेटर पे हो, और गुजरात में स्थिति है कि पूरी की पूरी सरकार और सिस्टम वेंटिलेटर पे है। पिछले कई दिनों से हम देखे, सिविल अस्पताल हो या सबसे बड़ी एसवीपी अस्पताल हो, आप देखिए पूरी की पूरी हाउसफुल हो चुकी है। अस्पताल के दरवाजे बंद कर देने पड़ रहे हैं और वहाँ लंबी कतारें लगी है एम्बुलेंस की, 108 की वैन्स की, जिसमें पेशेंट्स है। और पेशेंट की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में उनको इमरजेंसी हालात में घर से अस्पताल ले जाया जा रहा है और उनको अस्पताल में एंट्री नहीं मिल रही है। जो पेशेंट अस्पताल में, इनकी हालत भी कुछ ऐसी है कि उनके लिए ना वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन, अहमदाबाद में स्थिति है कई अस्पतालों में।
और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ अहमदाबाद की, गुजरात के और देश के एक बड़े शहर की। आप अंदाजा लगाइए कि जो दूसरे सेंटर है, छोटे महसाणा ले लीजिए, पाटन ले लीजिए, या फिर हम्म। आप राजकोट, जूनागढ़, भावनगर चले जाइए, या फिर दूर के आहवा जैसे सेंटर की बात कीजिए करें डांग की, तो वहाँ की कैसी स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ तो वैक्सीन या रेमडेसिविर तो दूर की बात, वहाँ टेस्टिंग की कोई ठीक से व्यवस्था नहीं है। और हम्म। गुजरात में जो आंकड़े आ रहे हैं कल, जैसे 6000 प्लस केसेस थे, हम्म। मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि ये झूठे आंकड़े हैं, क्योंकि गुजरात में हम स्थिति देखें तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। तो 60,000 से ज्यादा केस गुजरात में है, पर सरकार आंकड़े छुपा रही है, वो पेशेंट के हो या फिर डेथ के हो। अहमदाबाद में आप देखिए कि शमशान के बाहर कतारें लगी हुई है, शमशान स्मशान भी फूल है अस्पतालों की तरह, और 2-2 4-4 घंटों का वेटिंग है, 24 घंटे तक स्मशान पहली बार चल रहे हैं, वो मैंने देखा 50 साल की मेरी उम्र में। और स्मशान की जो भट्टियां है या फिर उसकी चिमनियां है, वो भी पिघल रही है। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि शमशान की चिमनियां और भट्टियां पिघल रही है, पर हमारे जो नेता है उनके पत्थर के दिल पिघल नहीं रहे। हम्म। उनको जो व्यवस्था करनी चाहिए लोगों के लिए, अपनी सही आवाम बात के है। लिए, ना वो व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना सरकारी अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कहीं से भी जिसके प्रति आस लगाकर लोग बैठते हैं ऐसी महामारी की स्थिति में, वो पूरी तरह उन्होंने निराश किया है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की सिर्फ कमी नहीं है, हम्म। व्यवस्था की कमी है मेरे हिसाब से। रेमडेसिविर की जहां पिछले 2-3 दिनों से किल्लत चल रही थी, हमने देखा अहमदाबाद में जायडस अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और अचानक पता चला कि बीजेपी के गुजरात के अध्यक्ष 5,000 इंजेक्शन अपने सूरत के लिए लेके चले गए, और हम्म। यहाँ जो लोग हैं ना इंजा, आज जाकर सरकार ने पहली बार व्यवस्था की है कि सभी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को वो पावर्स दिए है कि वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन और उसका, और जो भी अस्पताल को जिन पेशेंट को जरूरत हो सीधा उनको पहुंचे। कायदे से यह व्यवस्था आज से महीने पहले होनी चाहिए थी। कोरोना हम्म। आज अचानक नहीं आया है सुजन, बिल्कुल। 2020 से पिछले एक साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है कोरोना का। उसमें जी। से मुझे कहने दो को सरकार गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर देश की हो, उन्होंने कोई भी सीख नहीं ली है। और अचानक जैसे फिर पे बारिश आ गई सर पे, और क्या करे, छाता ढूंढने निकले, ऐसी स्थिति गुजरात में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में आज दिख रही है। ठीक है सतीश जी, जैसे धीमन जी ने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर स्मशान की चिमनियाँ पिघल रही है, हमारे नेताओं के दिल नहीं पिघल रहे, तो क्या महाराष्ट्र के नेता भी ये हमारे गुजरात जैसे ही है कि मोम का दिल रखते हैं? क्या हाल है महाराष्ट्र के नेताओं का? यहाँ पर भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप स्मशान के बाहर देखो तो एम्बुलेंस में लाइन खड़ी रहे, पूरी जैसे लाइन लगी हुई वो तो है। हमारे यहाँ यहाँ भी पर की होती है, चिमनियां धीमन जी भी जो बोल रहे थे। वही स्थिति है, यहाँ पर भी जो वही चिमनियां है जिनकी कैपेसिटी दिन की मैक्सिमम 5 to 10 बॉडीज की रहती है, लेकिन आज की तारीख में 20-25 से ज्यादा आती है, तो उनकी वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो उनकी कॉल और वो सब जस्ट जल जाती है। तो इसकी वजह से जो अगर घाटकोपर में पेशेंट कोविड से मरा हुआ है, तो उनको लेके मुलुंड या तो फिर ये साइड जाके हमें भाईखला तक लेके जाना पड़ता है। यह एक बहुत ही है कि समझो जीने के लिए तो हम लाइन में खड़े रहते हैं, मरने के बाद आखिरी मंजिल तक जाने के लिए भी हमारी लाइन लगती है। लेकिन कोई भी जो पॉलिटिकल नेता है उनको उसकी नहीं पड़ी है, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष में है, सबको सिर्फ अपनी ही पड़ी है कि हम किस तरह से इस माहौल से मैक्सिमम फायदा उठा के आगे बढ़ सके। जैसे कि फडणवीस जी भी ठीक है, आज एक पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके लिए उनके पास राजद्वारी अनुभव है, लेकिन अभी वो विपक्षी नेता के तौर पे जो जो भी वो बोल रहे हैं या जो भी है, अभी तो उन्होंने कह दिया है कि 3 महीने में ये गवर्नमेंट को मैं हिला दूंगा और नई गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। ही इज ऑल्सो बेसिकली फ्रॉम द नागपुर, लेकिन नागपुर की ही मैंने जो बात की कि एक ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से 4 पेशेंट मर गए। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस जी है, हमारे सांसद और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी है, बट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे पे कादर और कीचड़ ही उछाल रहे हैं। ठीक है धीमन जी, जब से हाई कोर्ट ने गुहार लगाई है, और मैं तो फटकार ही बोलता हूँ, सरकार तो वैसे कोई कदम उठाती नहीं है, हाई कोर्ट जब निर्देश देती है तब जाके कोर कमेटी की मीटिंग मिलती है, बिस्कुट बढ़ते हैं, चाय पी जाती है। पर सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कम से कम 4 या 5 दिन का एक लॉकडाउन होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे भी अपनी बात पे कायम रहे थे और उन्होंने सर्वदलीय की बैठक भी बुलाई थी।
सरकार का पक्ष ये था कि लॉकडाउन अभी एकमात्र विकल्प नहीं है। मैं गुजरात सरकार की बात कर रहा हूँ और दिवेंद्र जी आपसे, तो सरकार का ये विकल्प था कि अभी लॉकडाउन एक विकल्प नहीं है। अगर लॉकडाउन कर दिया गया तो छोटे मोटे जो व्यापार करने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर है, वो प्रताड़ित हो जाएंगे। इस बात का जवाब उद्धव ठाकरे ने दे दिया जब उन्होंने लॉकडाउन की बात की, तो 5,000 से ज्यादा का बजट दे दिया। जो दिहाड़ी मजदूर है उनमें 1,500 रुपए बांट दिए जाएंगे। तो ये स्थिति हम गुजरात में क्यों कॉपी नहीं कर पा रहे, धीमन जी? देखिए सुजल, एक बात समझिए, जहां तक गुजरात का सवाल है या फिर आप महाराष्ट्र की भी बात करें, तो सरकारें कभी आम आदमी को लेकर कभी ना कुछ सोचती है ना कभी अपनी पॉलिसी बनाती है। लॉकडाउन की बात हो या फिर किसी भी स्थिति की बात हो, यानी ये एक तरह से छलावा ही है। आप मान के चलिए कि सरकार आम आदमी को लेकर या छोटे गरीब व्यापारियों को लेकर लॉकडाउन देश में नहीं लग रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह अगर मैं मानता हूं तो बंगाल का इलेक्शन है। हम्म। बंगाल में अभी भी चुनाव चल रहा है, और जब तक वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बंगाल का चुनाव जब तक खत्म नहीं होता, तब तक नरेंद्र मोदी और कोई डिसीजन लॉकडाउन को लेकर नहीं लेने वाले, वो आप मान के चलिए। और यही बिल्कुल। वजह है कि गुजरात में भी लॉकडाउन नहीं आने वाला, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी ओर से कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है। आपको पता है, उनको सवेरे अगर कहीं जाना भी हो तो उनको दिल्ली की ओर देखना पड़ता है, और अमित शाह या नरेंद्र मोदी जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देते तब तक वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और अभी कोई ग्रीन सिग्नल देने की स्थिति में भी नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि वो बुरी तरह फंसे हैं बंगाल के चुनाव में। तो बंगाल चुनाव जब तक खत्म नहीं होगा तब तक गुजरात में कुछ नहीं होना है, देश में भी कुछ नहीं होना है। सीधा आप उदाहरण ले लीजिए, बोर्ड की एग्जाम की बात है, सीबीएसई की एग्जाम से। ये सीबीएसई के जो अधिकारी है खुद अपने तौर पे डिसीजन ले सकते थे, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। शिक्षा मंत्री है, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। खुद प्रधानमंत्री को उनके साथ बैठना पड़ा, और तब जाके आज डिसीजन लिया गया कि 10th की एग्जाम उन्होंने रद्द कर दी और 12th की एग्जाम पोस्टपोन कर दिया आने वाले दिनों के लिए। ये डिसीजन अगर महीने भर पहले, तो आप सोचिए कितने लाख छात्र है देश में सीबीएसई के, जिनका टेंशन दूर होता और वो कुछ और काम में लग पाते। बिल्कुल। आखिरी वक्त तक वो लोग डिसीजन नहीं लेते और प्रधानमंत्री पे छोड़ रखते हैं छोटे मोटे डिसीजन, जो एक मामूली अधिकारी ले सकता है, अफसर डिसीजन ले सकता है। उसके लिए प्रधानमंत्री तक जाने की क्या जरूरत है? गुजरात में स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा अभी तक। स्कूलों के बारे में आपने देखा और हाँ। एग्जाम के बारे में भी देखा। अब तक सीबीएसई ने अब डिसीजन, तब जाके हो सकता है गुजरात स्टेट बोर्ड का डिसीजन है कि 10th की एग्जाम भी रद्द कर दे, उनको मास प्रमोशन दे दे और 12th की एग्जाम पोस्टपोन कर दे, क्योंकि वो आने वाली कैरियर के लिए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है। और आप सोचिए, उन लाखों छात्रों के बारे में सोचिए, उनके परिजनों के, उनके फैमिली मेंबर, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचिए, वो किन दुविधाओं से, किन मेंटल टेंशन से गुजरते होंगे इतने दिनों, जब सरकार कोई डिसीजन उनके बारे में नहीं लेती। और ऐसी स्थिति शिक्षा के साथ साथ हर एक क्षेत्र में आप देख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की आपने बात की, पिछले 1 साल का हमारे पास तजुर्बा था, हम उसको अच्छी तरह से प्लान कर सकते थे। हमको पता था कि कोरोना 2020 के दिसंबर में जाने वाला नहीं है, अभी कई महीनों तक, हो सकता है कई साल तक टिका रहे, और हमने कुछ भी बिल्कुल। नहीं किया। पिछले हाँ। साल जो भी परेशानियां हमें भुगतनी पड़ी, उसी परेशानियां फिर एक बार ज्यादा बुरी तरह हमें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार होने गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो या देश की हो, पिछले साल के कोरोना के एक्सपीरियंस से कोई भी सीख नहीं ली है, और ना ही उसके आधार पे कोई व्यवस्था। गुजरात में हम 3,000 करोड़ के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, खड़ा कर देते हैं, पर स्टेच्यू ऑफ इम्यूनिटी का क्या? गुजरात के लोग हैं या फिर महाराष्ट्र के लोग हैं, देश के लोग हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, हर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि एक तरह प्लानिंग होना चाहिए कि गुजरात में मान लीजिए एक महामारी आती है, मान लीजिए बिल्कुल। अर्थक्वेक फिर से आ जाता है, तो कितने बेड की जरूरत पड़ेगी, इसका कोई अंदाजा ना सरकार के पास है ना उनके अफसरों के पास है। हम्म। जब भी कुछ होता है तब अचानक जैसे आग लगे तब कुआं खोदने जैसी बात है। ऐसी स्थिति में बड़ी बड़ी सरकारें दिख रही है। और गुजरात जैसा एक वाइब्रेंट स्टेट जिसे कहा जाता है, मॉडल स्टेट जिसे कहा जाता है, जिस मॉडल स्टेट को लेके नरेंद्र मोदी गांधीनगर से दिल्ली तक पहुंचे, उस मॉडल स्टेट में स्थिति आप सोचिए, उन बीमारू स्टेट्स की क्या हालत होगी, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता है नहीं। यूपी में, बंगाल के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला जब तक 2 तारीख को रिजल्ट नहीं आ जाता 2 मई तक। आप अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ जहां इकट्ठी होती है वहां कोरोना की क्या स्थिति होगी। आप अंदाजा लगाइए, हरिद्वार में अभी भी कुंभ चल रहा है,
कई लाख लोग वहाँ इकट्ठे अभी भी गलियों में और नर्मदा के तट पर लोग हैं, लाखों लोग। वो लाखों लोग जब अपने अपने स्टेट में वापस आएंगे तब आज के कोरोना की कितनी भयानक स्थिति होगी। क्या हमारी सरकार महाराष्ट्र की हो या गुजरात की हो इसके लिए तैयार है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की कोई भी तैयारी नहीं। जीवन जी, अब कोरोना का जिक्र हो रहा है और आपने कुंभ का जिक्र कर लिया है, तो एक सवाल आपसे ही हो ही जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो गंगा में नहा रहा है, कुंभ में नहा रहा है, उसे कोरोना नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को WHO को अपनी रिसर्च टीम में शामिल कर लेना चाहिए? देखिए, हमारी विडंबना ये है, दुर्भाग्य है सुजल, कैसे ऐसे बुद्धि के ब्रह्मचारी मुख्यमंत्री और ऐसे ऐसे बड़े पदों पर बैठे हुए जिनकी वजह से आज देश की और राज्यों की ये स्थिति है। एक और हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु बनने की, और दूसरी ओर देखिए कि हमारे पास हमें पता है कि अस्पताल नहीं है। आने वाले दिनों में ये स्थिति होने वाली है, पर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है हमारे हेल्थ के लिए हो या फिर जैसे मैंने कहा कि शिक्षा के लिए हो, या फिर आप ले लीजिए जब आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति, वो लॉकडाउन बोलने से शर्मा रहे उद्धव ठाकरे, पर एक तरह से लॉकडाउन है महाराष्ट्र में। और गुजरात में हमें पता है कि जितना भी कर ले, हफ्ता खींच ले, 15 दिन खींच ले, पर गुजरात में लॉकडाउन आने वाला है। तो ये लॉकडाउन के लिए सरकार की तैयारियां क्या है? जो मजदूर पलायन करेंगे उनके लिए कोई तैयारी अभी से सरकार ने की है? जो लोग रिक्शे वाले हैं, छोटे दुकानदार है, सब्जी के ठेले वाले हैं, वो लोग बेरोजगार बेकार हो जाएंगे। उनके घर चलाने चलाने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था है? मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? यहाँ की बात करें गुजरात की, तो एक दिन राजकोट चले जाते हैं, दूसरे दिन मोरबी चले जाते हैं, तीसरे दिन पाते हैं। जब हवाई जहाज आसमान में होता है, तूफान में, बवंडर में फंसता है, तब जहाज का पायलट हर सीट पे घूम के कैसे है आप, ठीक है, ऐसा हाल पूछने, पायलट अपनी कॉकपीट में बैठ के एक 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 ढंग से पूरे विमान का संचालन करता है, विमान को संभालता है। इसी तरह मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर पूरे स्टेट का जायजा ले, पूरी स्थितियों को। उनके पास पूरी फौज है, आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। पता नहीं इतने लोग जिनको भारी भरकम लाख लाख 2-2 लाख की सैलरी से इतने सालों से हमने पाल के रखा है, वो लोगों के काम में क्यों नहीं आ रहे? बड़े बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट है अहमदाबाद में। आप देखिए मेरे घर के बगल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट किस काम का, अगर ऐसी महामारी के वक्त अगर लोगों के लिए अगर वो मैनेजमेंट काम में नहीं आता, सरकार क्यों उनका, इन प्रोफेसरों का, उनके ज्ञान का, उनकी एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही? जैसे रेमडेसिविर वाला इतना बड़ा बवंडर आपने पिछले 2-3 दिन में यहाँ देखा। किसी भी आप मेथड को पूछते तो आपको हफ्ते भर पहले बता देते, आपके मेरे जैसे पत्रकार को पूछते तो बता देके कि जाइडस के बाहर लोगों को 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहने का क्यों आप जाइडस पे इस तरह की व्यवस्था करते हैं? ये कलेक्टर का काम है, ये म्युनिसिपल कमिश्नर का काम है। वो दवाइयों का स्टॉक है अपने पास लेके हर अस्पताल को, हर पेशेंट के बेड तक पहुंचाए। वो व्यवस्था सप्लाई चेन व्यवस्था जिसे कहते हैं, वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय भी समझता है, स्विगी वाला समझता है। वो मुख्यमंत्री के दिमाग में लाइट क्यों नहीं होती? मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य वो होता है। ठीक है। सतीश जी, एक सवाल ये आपके लिए आ जाए कि जैसे अभी लॉकडाउन का तालाबंदी होगी, हो सकती है, नहीं हो सकती, वो असमंजस में सरकारें चल रही है। दिवन जी ने बताया कि 2 तारीख को जब चुनाव के परिणाम आ जाएंगे पश्चिम बंगाल के, तो करीबन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हम इस दिशा में निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इस बात को दरेकिनार न करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो तालाबंदी है, उसका जो भय पिछले इस लहर में हम देख चुके हैं, सबसे ज्यादा मैंने नोटिस किया है प्रवासी मजदूरों को। अभी गुजरात के बाहर तो गुजरात के प्रवासी मजदूर जो है वो गुजरात के ज्यादा बाहर नहीं है, पर जो है वो गुजरात में वापस आ रहे हैं। तो क्या वाकई महाराष्ट्र के अंदर तो पूरे भारत के मजदूर आते हैं, तो क्या वाकई प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से पलायन हो रहे हैं क्या? जी हाँ, ये जो है करीबन 15 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। महाराष्ट्र में जो भी परप्रांतीय मजदूर जो गए थे और वापस आए हैं, वो 15 दिन से वापस यहीं से वापस अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे ने कुछ अलग स्पेशल ट्रेन भी चालू कर दी है। बस देखो या ट्रेन, रेलवे स्टेशन देखो, आप हर बार जगह पे देखो 5 से 10 हजार की भीड़ रहती है। आई रिपीट, 5 to 10,000 टिल टुडे ऑल्सो, ताकि उसकी वहां पे कोरोना और भी बढ़ सकता है। जब भी ये लोग आए तभी ने टेस्ट नहीं किया था, और अभी जा रहे हैं तभी भी रिकॉर्ड या कुछ नहीं रख रहे हैं।
और उनको भी भय के लास्ट टाइम तो उनको चल के जाना पड़ा था और काफी दिक्कतों का सामना किया था। इसलिए ये टाइम तो पहले से ही जा रहे हैं। इसी वजह से बॉम्बे में तो आज आप ऑनेस्टली आई विल से कि यहाँ पर के जो धंधा रोजगार है वो अभी पहले जैसा है ही नहीं, सिर्फ एक नाम की कैपिटल रह चुकी है। बाकी जैसे कि धीमन जी ने कहा कि है तो केंद्र और गुजरात में बीजेपी ही की ही सरकार है, यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो काफी मामले में यहाँ पे तालमेल नहीं होते हैं। और जैसे कि भेदभाव जैसे भी रखा जाता है, यह सभी जगह पे ये चर्चा है। अभी धीमन जी ने जैसे सीबीएसई का कहा, महाराष्ट्र में भी 1 से 11 सभी एग्जाम बंद कर दी गई है। 10th और 12th इनका भी जो है मई एंड में धकेली दी गई है। लेकिन आज ही शिक्षण मंत्री ने बोला है अगर सीबीएसई 10th का कैंसिल किया गया है तो यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते हैं। चलो ठीक है। दिवन जी, एक आखिरी सवाल रह जाता है आप दोनों के लिए, और आप दोनों इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर तीखे तेवर बताते हुए कहा है कि अगर आपके पास बेड नहीं है तो कम से कम जो स्टेडियम्स वगैरह है वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के के हिसाब से आप अस्पताल खोल लीजिए। रात को 8 बजे के बाद अगर कोई भी बेवजह घूमता निकला तो अदालत की तौहीन माना जाएगा। तालाबंदी या कर्फ्यू जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो उसका आप पालन कीजिए, कायदे से पालन होना चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि गुजरात में इस वक्त बेड की कमी है, मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमने शुरुआत की थी तो 350-400 से की थी, अभी हम 4 से 4,500 के आसपास पे आके रुके हुए, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे जिस तरह से लहर है। तो आपको क्या लगता है कि हम बेड का वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम और कहां बेड खड़े कर सकते हैं? क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पूरी जो सिस्टम है, व्यवस्था जिसे कहते हैं, कोलैप्स हो चुकी है। हम्म। छोटी बड़ी बातों में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या गुजरात हाई कोर्ट इंटरवेन करना पड़ता है। हम्म। शादी में 50 लोगों को ही अलाउ करना चाहिए, ऐसी बात अगर हाई कोर्ट को कहना पड़े तो फिर मुख्यमंत्री की, बड़े बड़े आईएएस अफसरों की, कलेक्टरों की जरूरत क्या है राज्य में? अगर ऐसी मामूली चीजों के लिए भी अगर हाई कोर्ट की जरूरत पड़े, जैसे आपने कहा कि बेड की करनी चाहिए, इसके लिए कि आप हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करके बैठे? आपके हम्म। पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्यों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे बड़ा आप अस्पताल खड़ा क्यों नहीं करते? कौन आपको रोकता है? हम्म। इतने दिनों के बाद आप सरकार ने यूनिवर्सिटी कन्वेंशन सेंटर में एक अस्पताल 900 बेड का खोलने की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर ये हाईकोर्ट के कहने के बाद आप क्यों करते हैं? आप में अकल ये पहले क्यों नहीं आती है? गुजरात में महात्मा मंदिर है, गांधीनगर में, आपको पता है कितना, एक तरह से सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम उसे आप कह सकते हैं। उसमें बढ़िया से बढ़िया अस्पताल, इसी हॉल है पूरे बड़े बड़े, वहां आप अस्पताल क्यों नहीं करते? महात्मा गांधी स्टेडियम हो या महात्मा गांधी मंदिर हो या नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो, हमारे पास सब कुछ है पर दिमाग नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है सतीश जी, आप क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में और क्या व्यवस्था खड़ी की जा सकती है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सतीश जी? ओके, संपर्क छूट गया है। वैसे चर्चा को खत्म करना है। धीमन यहाँ पर काफी, जैसे कि अभी वानखेड़े, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ सतीश जी, अगर आप मुझे सुन हेलो, रहे हैं तो। हाँ, मुझे के काफी यहाँ पे ओपन स्पेस है। जैसे अभी वानखेड़े में आईपीएल खेला गया और वानखेड़े के ही काफी कर्मचारी और वहां पे काफी कोरोना संक्रमित हुए थे, तो वहां पर भी जो लास्ट ईयर हुआ था, तो इस टाइम पे तो भाई वहां पर बड़ा ग्राउंड है, तो वहां पर भी हम कर सकते हैं कोविड सेंटर। और भी जगह है, ब्रेबरॉन स्टेडियम है, उसके आसपास है, बॉम्बे मुलुंड घाटकोपर हर जगह ओपन स्पेसिस है, तो वहां अगर हम कोविड सेंटर खोल दे। और ये वैक्सीनेशन सेंटर भी, अभी जैसे कि टीका महोत्सव चल रहा है लेकिन वैक्सीन नहीं है, और 4 वैक्सीन को जो मंजूरी मिली है वो आजकल में आएगी, तो वैक्सीनेशन के लिए पर भी वहां पर आप वैक्सीन सेंटर खोल सकते हैं, कोविड सेंटर खोल सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने रेलवे कोच में बनाया है, बट गवर्नमेंट वहां पे वो अलाउड नहीं कर दिया, यानी गवर्नमेंट उदास है रेलवे बेड में जाने के लिए। ठीक है, अब चर्चा को खत्म कर लूँ इससे पहले एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछ लेता हूँ। सरकार को और क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए
क्योंकि जो हालात है और आप लोग जिस तरह शायद से बयान कर रहे हैं, ना तो महाराष्ट्र के हालात ठीक नजर आ रहे, ना धीमन जी कह रहे उस हिसाब से, ना गुजरात के हालात ठीक नजर आ रहे। तो सरकार को क्या क्या पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों की जान बचे? देखिए, सबसे बड़ी बात सरकार को क्या करना चाहिए, इससे मैं मानता हूँ कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। एक सरकार के पास, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी की पूरी फौज है, पर सरकार उनको काम नहीं करने दे रही। सरकार हम्म। अगर छूट दे दे, कई देखिए संस्था है, जैसे सरकार को अहमदाबाद में, आप गुजरात में बीएपीएस है, स्वामीनारायण वाले है, सदविचार परिवार है, कई ऐसे ठीक ग्रुप है है। जो अच्छे से काम कर सकते हैं और पहले काम करते भी थे। पर सरकार के नकारात्मक रवैये की वजह से गुजरात में इन लोगों ने काम करना बंद कर दिए। सरकार अगर लोगों को रोकना टोकना बंद कर दे, तो मुझे लगता है कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, लोग अपने आप काफी कुछ कर सकते हैं। सरकार बस लोगों को रोकना टोकना बंद करे, बस इतना ही काफी है। ठीक है सतीश जी। मैं दीमन भाई की बात से सहमत हूँ। बॉम्बे और महाराष्ट्र काफी बड़ी बड़ी संस्थाएं वो है। हालांकि उन ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए खड़ा करना पड़ेगा, उनपे एक डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव जो वॉच रखे वो जरूरी है। नहीं तो हर पॉलिटिशियन भी है अपने हिसाब से ही अपनी कामगिरी शुरू करना चाहेगी। तो सबसे पहले जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर आईएएस रहना चाहिए, जो ये पूरा जानकारी जिनको रहे और तालमेल रख सके, और जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफियरेंस ना हो, तो डेफिनेट स्ट्रक्चर करके लोगों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, धन्यवाद सतीश जी। धन्यवाद धीमन जी, आप लोग चर्चा में जुड़े और इसी तरह से आप कोरोना के हाल पे नज़रें बनाए रखिए कि समय समय पे हम चर्चा करते रहेंगे। हो सकता है इसमें से कोई हल निकल जाए और सरकार कोई सुझाव मान ले और लोगों की जान बच सके। धन्यवाद आप दोनों का। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार धीमन पुरोहित और सतीश सोनी। सतीश जी ने जो कहा है उससे तो ना महाराष्ट्र का हाल अच्छा है और धीमन जी ने कहा है इससे तो ना गुजरात का हाल अच्छा है, लेकिन दोनों की बातों में एक साम्यता ये है कि हमारे पास जगह है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। अगर महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि बेड की कमी है, गुजरात सरकार कह रही है कि बेड की कमी है, तो हमारे पास विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम भी है। अगर 1 लाख दर्शक बैठकर अगर मैच देख सकते हैं, तो क्या हम 5,000 मरीजों को वहां नहीं खड़े कर सकते? और कुछ दिनों की तो बात है, ये महामारी टल जाएगी तो वहां फिर से क्रिकेट खेले जाएंगे। हमारे पास कई जगह ऐसी है जहां हम वैकल्पिक अस्पताल खोल सकते हैं, बस केवल हमारे इच्छा शक्ति की बात है। अस्पताल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, व्यवस्था होगी नहीं होगी, वो सरकार की इच्छा शक्ति पे है। पर कोरोना से बचने के लिए आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, वरना लॉकडाउन आ सकता है आपके घर में भी, आपके राज्य में भी और आपके देश में भी। चर्चा में आज इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। फिर से इस बार चर्चा में मिलते रहेंगे। नमस्कार।